हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आज लैंग्वेज पेडागोजी को। आप जानते हैं कि हम रोज 9:30 पर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आते हैं। जो टारगेट है हमारा सेंट्रल टीटी एग्ज़ाम जो 21 जनवरी 2024 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर के हम बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू जो हैं उन पर बातचीत करते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस पर भी बात होती है और साथ ही हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट। सही आंसर पर तो बात करते हैं, हम ये भी बताते हैं कि कौन से ऑप्शन गलत हैं और क्यों गलत हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी को भी डिफाइन करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप बेहतर समझ पाते हो कि जो सेंट्रल टीटी सीबीएसई पेपर फ्रेम करता है उसके लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इन पर हम बातचीत करते हैं। तो लैंग्वेज पेडागोजी आज हम हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे, हिंदी भाषा की बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट अक्सर ये प्रॉब्लम लेकर के आते हैं कि सर हम हिंदी की तो पेडागोजी समझ लेते हैं, अंग्रेजी की पेडागोजी नहीं समझ पाते हैं। हम हिंदी की लैंग्वेज पेडागोजी समझ लेते हैं, संस्कृत की पेडागोजी नहीं समझ पाते। देखिए, यहाँ भाषा का शिक्षण शास्त्र होता है, यानी यहाँ पर जो होता है वो पैडागॉजी किसी विषय विशेष का नहीं है, मतलब लैंग्वेज का है, भाषाएं। क्योंकि सभी भाषाओं के सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष एक जैसे होते हैं, थोड़ा फेरबदल करके किसी भी लिपि को किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। तो इसका अगर आप डिमांड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप समझ नहीं रहे होते हैं। भाषा शिक्षण शास्त्र होता है, इसीलिए यहाँ टाइटल जो है वो लैंग्वेज पेडागॉजी भाषा शिक्षण शास्त्र डाला गया है, शिक्षण शास्त्र डाला गया। तो इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज पेडागॉजी की जब बात होती है तो उसमें हमारे यहाँ दो भाषाएं उत्तर प्रदेश में आप सेलेक्ट करते हो, एक फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ज्यादातर लोग हिंदी लेते हैं और सेकंड में या तो इंग्लिश लेते हैं और या संस्कृत लेते हैं। जो भी आप लेते हो, यहाँ मैक्सिमम पेडागॉजी आती है, व्याकरण के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि यहाँ बोध यानी कंप्रहेंशन आता है, प्रोज एंड पोएट्री गद्य या पद्य से क्वेश्चन आते हैं 5-5। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए एक शिक्षक को प्राइमरी स्तर पर भाषाएं बच्चों में कैसे, क्योंकि बिना भाषा के चिंतन नहीं होता और चिंतन जो है बेसिकली हम अपनी मदर लैंग्वेज में करते। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि आप सपने अंग्रेजी में नहीं देखोगे, चाहे जितनी बार पीएचडी अंग्रेजी में करो, लेकिन आप सपने अपनी मदर टंग में ही देखते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारे अंदर जो आता है वो हमारी मदर टंग में आता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इस पैडागॉजी को एज ए टीचर आप कैसे समझेंगे और इसका यूटिलाइजेशन जब आप टीचर बनेंगे तो कैसे करेंगे, उसी से संबंधित सवाल हैं। तो जितने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सेशन को शेयर करेंगे और प्रॉपरली इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। चलिए लेते हैं पहला सवाल और देखेंगे कि इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन 91 नंबर सवाल है, पहला सवाल, और यहां पर हम बात कर रहे हैं सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। पहले आप जानिए भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4, 4 स्किल्स होती हैं, 4 कौशल होते हैं। आप सब जानते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल। यहाँ के लिखने, यहाँ सुनने यानी पहले कौशल की बात कर रहे हैं और लिखने लास्ट कौशल की। सुनना और लिखना ये क्रमबद्ध कौशलों का विकास किसी के अंदर कैसे होता है? क्रमबद्ध तरीके से होता है। ये सारे कौशल जो है अंतः, मतलब ये इंटरनली कनेक्ट करते हैं। जब तक सुनना नहीं आएगा तब तक बोलना नहीं आएगा, जब तक बोलना नहीं आएगा तब तक पढ़ना नहीं आएगा, जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक लिखना नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनने की कला का विकास बच्चे में किया कैसे जाए? सुनने की कला का विकास लोक शास्त्रीय संगीत के माध्यम से
किया जा सकता है। जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर, शास्त्रीय स्तर पर हमारे यहाँ जो संगीत की परंपरा है, उसको अगर हम बच्चे को सुनाते हैं तो उसके अंदर सुनने की कला, जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है, और जो सुनना और बोलना जानता है वो पढ़ना, यहाँ पढ़ना मतलब पढ़ लेने से नहीं है, यहाँ पढ़ने की आदत से है कि आप कितना पढ़ने की आदत है आपको, और जब पढ़ लेते हो तब आप लिखना। सबसे टफ टास्क है लिखना, विचारों को कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसके कई तरीके हैं जिसमें लिखना भी तरीका है। यहाँ दो चीजें, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है, तो आप क्या करेंगे? तो पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं ये लोग? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। एक कविता हमने सुनी और जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर लिखना। सुनी कहानी को अपने शब्दों में लिखना, ये राइट ऑप्शन है। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना गंभीरता से सुनते हैं। सुनने का मतलब है सुन लेने से नहीं है, सुनने का मतलब है अपने लेवल पर कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी फ्रेम में उस सुनने को फिट करना, यानी अपने अनुभवों के साथ जोड़ना, ये है सुनना। जब आप वैसा कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तभी आप लिख पाएंगे। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट हो गया। सुनी कहानी को शब्दशः लिखना तो रटने की प्रवृत्ति है, और कविता सुनना और शब्द लिखना ये भी बढ़िया ऑप्शन नहीं, अप्रोप्रिएट सेकंड ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर आपको पढ़ना है तो 43 नंबर पेज एनसीएफ चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 92 नंबर है, सार्थक पढ़ते समय, ये 46 नंबर पेज का क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 चैप्टर नंबर 3। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। सार्थक कोई लड़का या लड़की, स्टूडेंट है, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई आती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो यहां भी सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्यों राइट होगा सेकंड ऑप्शन? सारे लोग आंसर करें। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि बार बार दोहराता। हम ही अभी आपको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आपको कई सारे हम लाइन या स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। बार बार पढ़ने से हमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और हम उसमें समझ करके कॉन्सेप्ट को आंसर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसको कुछ आता नहीं, वो कमजोर है, उसको कोई बीमारी है, वो पढ़ नहीं पाता, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। 94 नंबर पेज पढ़ोगे एनसीएफ 2005 का, वहां लिखा है अगर पढ़ाना चाहते हो तो बच्चों की कमियों को नहीं, अच्छाइयों को देखो। गलतियां अधिगम का हिस्सा होती, इरर्स जो है पार्ट ऑफ लर्निंग होती हैं, इसलिए गलतियों पर हम ज्यादा फोकस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आकलन और मूल्यांकन इसलिए ना किया जाए कि बच्चे डर पैदा हो, बच्चों को बंटवारा कर दिया जाए, बच्चों को फेल पास कर दिया जाए। आकलन मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का एक भाग माना जाए, और इससे क्रिटिकल एलोबरेटिव फीडबैक टीचर, स्टूडेंट एंड एजुकेशन सिस्टम को दिया जाए। यहां नहीं पूछा गया है। तो भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये तो होता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी होता है। बच्चे की भाषागत त्रुटियों को पहचान करना, और बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और शिक्षकों को बताना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। राइट ऑप्शन क्या है? आकलन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम बेइज्जत करें, शर्मसार करें, नेगेटिव एस्पेक्ट। बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और शिक्षकों को बताना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आकलन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि किसी की सिर्फ गलतियां आइडेंटिफाई किया जाए, आकलन इसलिए किया जाए जिससे ये पता चले रिमेडियल और डायग्नोस्टिक प्रोसेस कहाँ इंप्लीमेंट की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन हम फिर से देखेंगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे को विशेष आवश्यकता की पहचान करना। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये दो तो होंगे नहीं।
भाषा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। राइट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड ऑप्शन राइट होगा। सही क्या है? थर्ड। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ध्यान देंगे आप सब, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल आप यहां कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्लियर हुआ आपको? क्या है सही? तीसरा ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से डैश डैश में कठिनाई होती है। अब देखिए, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफ, ग्राफ मतलब बनाना, लिखना, तो लिखने संबंधी अक्षमता होती है डिस्ग्राफिया। सुनने या पढ़ने संबंधी जो क्षमता होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। और बोलने से, ये तीनों संबंधित किससे हैं? ये डिसलेक्सिया से, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो यहां पर लिखने की जो परंपरा है ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है, डिस्ग्राफिया। क्लियर हुआ कुछ? डिस्ग्राफिया से संबंधित है लिखने की। तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, भाषा का अर्जन होता है, अधिगम नहीं होता। भाषा की क्षमता जन्मजात। 41 नंबर पेज पर आप ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो इसका पहली लाइन में 41 नंबर एक गलत हो जाए, जन्मजात क्षमता नहीं होती, जबकि होती। बच्चे विद्यालय आकर ही, और बहुत सारे लोग विद्यालय आते ही नहीं तो क्या भाषा नहीं सीखते? बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते। बच्चों में भाषा अर्जित करने की 41 नंबर पेज, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 41 पर यह क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं तो कहता हूं सीटेट में 95 क्वेश्चन रट कर जाइए मेरी क्लास से, और एज इट इज मिलवा देंगे, क्योंकि हम बेईमानी नहीं करते। हम इसीलिए अंडरलाइन करा के एनसीएफ पढ़ाते हैं। और हम आपको क्या करेंगे, जब आप पेपर देकर आओगे, पेपर रखोगे, एनसीएफ रखोगे, हम आपको अंडरलाइन फिर करा के बता देंगे कि कहां कहां से कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सेंट्रल टीटी में पेडागोजी समझने के लिए। बच्चों की भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट राइटिंग कौन करता है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर? मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना पहला कंडीशन है। दूसरा, पाठ पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का सूत्र लेख करना। तीसरा, अपनी आंखों देखी घटना में लिखित वर्णन करना। छुट्टियां कैसे मनाई गई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। कितना उत्कृष्ट लेखन का मतलब है हम अपने विचारों को सृजनात्मक रूप से प्रदर्शित करें। अपने विचारों को, अपने विचारों को, अपने विचारों को सृजनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? अपने विचारों को प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण सबसे अच्छा होगा कि आंखों देखी घटना, चश्मदीद, जो हुआ है उसे एलोबरेट करना। राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर सवाल, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। प्राथमिक स्तर की भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविता, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, हिंदी भाषा के विविध रूप में दी जाने वाली रचनाएं प्रसिद्ध। तो यहाँ विविध, भाषा की विविधता ही क्या करती है? हमारी क्षमताओं का विकास। भाषा, हिंदी भाषा के को विविध रूप देने वाली रचनाएं, इन पर हम चर्चा करेंगे, सबसे बेहतर और महत्वपूर्ण होगा। अभ्यास कराने, नैतिक मूल्यों की कहानी कविताएं कहने से कोई फायदा नहीं। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली, विविध रूप में कहानी, कविता, नैतिकता, फिक्शन, यात्रा वृतांत, स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी सब आ जाएगा तो ये ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर सवाल, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? रंगीन पाठ पुस्तकें। अब देखिए एनसीएफ का 43 4 5 45 नंबर,
प्रिंट निवेश समृद्ध संप्रेषण। क्वेश्चन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट। भाषा सीखने की पहली शर्त है, देखिए सीधे लाइन आई है, भाषा सीखने की पहली शर्त है, चाहे वो पहली भाषा हो चाहे दूसरी, भाषा सीखने की पहली शर्त है निवेश समृद्ध संप्रेषण। निवेश समृद्ध संप्रेषण, इन्वेस्टमेंट रिच इन्वायरमेंट कहते हैं संप्रेषण। अब इन्वेस्टमेंट समृद्ध परिवेश का मतलब कहाँ है, जहां पर क्या हो, खूब सारी विधाओं में लिखी हुई किताबें हो, ऑडियो वीडियो हो, एडिटोरियल हो, न्यूज़पेपर मैगजीन हो, पैरेलल भाषाओं में कंटेंट हो। अब एक ही न्यूज़पेपर हिंदी का हो, सेम न्यूज़पेपर अंग्रेजी का हो, सेम न्यूज़पेपर उर्दू का हो, सेम पिक्चर हिंदी की हो, सेम पिक्चर साउथ मूवी, सेम पिक्चर, मतलब एक ही पिक्चर को कई तरीके से ऑडियो वीडियो फॉर्म में करके रखा गया हो, आपको क्या आएगा, समझ आने लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, 98 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। 41 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर सवाल, पेज नंबर एनसीएफ 2000। रटे सवाल आते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सीटेट पास करना मुश्किल है, नामुमकिन है। हम तो कहते हैं हमारे पास आइए और शर्त के साथ, जिम्मेदारी के साथ अब क्या हम कहें, अब सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो टीचर अच्छा नहीं लगता। हाँ, जो जिस व्यक्ति को दुनिया में लगता है कि उसका सीटेट नहीं निकल सकता, वो हमसे जरूर एक बार संपर्क करे। मैं 10 दिन उससे रूबरू हूंगा, बातचीत करूंगा, और 10 दिन में हम उसकी क्षमताओं को इतना एनहेंस कर देंगे कि वो 90 से ऊपर नंबर तो जरूर लेकर आएगा, और हो सकता है 100 क्रॉस कर जाए। इसकी कोई अभी से भविष्यवाणी करना अच्छा नहीं लगता। ये 41 और 42 नंबर पेज से क्वेश्चन आया है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं बेहद जटिल चुनौती है। अब 42 नंबर पेज की पहली लाइन है, एनसीएफ 2005, 42 नंबर पेज पर जाएंगे, एनसीएफ 2005 चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 42 की पहली लाइन है, बहुभाषिक कक्षा को क्या मानना चाहिए, कहीं संसाधन मिल रहा है इसमें, हाँ ये देखो, बहुभाषिक कक्षा को क्या मानना चाहिए, संसाधन मानना चाहिए, संसाधन, रिसोर्स नहीं मानना चाहिए, बंधित है, बंधित है, कुछ सब फर्जी बातें लिखी। हम तो क्वेश्चन मिल जाए और हम सही ऑप्शन ढूंढ लेंगे, तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, बशर्ते तुम ठीक गाइडेंस, उस्ताद आपका अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका उस्ताद अच्छा नहीं होगा, आप गलत रास्ते पर जाएंगे। दुनिया में पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए अपने अच्छे टीचर, अच्छे गुरु की पहचान में। जिस दिन आपको सत्य गुरु, असली टीचर मिल जाएगा, उस दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि, क्या कहते हैं, इवन भगवान शिव की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपके अंदर चाहे जितनी क्षमताएं आ जाए, कहते हैं कि नहीं, बर बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, बर बिरंच शंकर सम होई। कबीर कहते हैं हद बंदा गुरु और है, बेहद का गुरु और बेहद का जब गुरु मिले तो मिले ठिकाना ठौर। इसलिए आप इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए कुछ तो एज ए स्टूडेंट होने का धर्म निभाइए। खाली घर से बैग उठाए चल दिए, बीएड बीटीसी कर लिया और पहुंच गए, कोचिंग करना है, कोचिंग करना है, करिए कोचिंग, अच्छी बात है, आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, आपको सही डायरेक्शन देती है। लेकिन क्या आपको इन सब संस्थानों में ठीक टीचर मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको फिर से कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ, सिग्निफिकेंस क्या है, अर्थ क्या है? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका मतलब क्या है? 41 नंबर पेज से क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 41 से क्वेश्चन आया है। क्या निहितार्थ है? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, कतई मत सुधारा जाए। क्यों नहीं सुधारा जाए? क्यों ना सुधारा जाए? बच्चों की भाषाओं को कक्षा 3 तक बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वे
बोलते हैं, क्योंकि भाषाएं किसी की अस्मिता का निर्माण करती हैं और किसी की भाषा पर हमला उसके व्यक्तित्व पर हमले के बराबर होता है। तो किसी की भाषा को छेड़ने नहीं चाहिए, बात ध्यान रखना है। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तो बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, जो जो वो अनुभव लेकर आते हैं उससे क्या किया जाए, और बेहतर नई चीजें सिखाई जाए। तुम बिरवा तो जानते हो, तुम पेड़ भी जानो, तुम ट्री भी जानो, तुम मम तो जानते हो, मम यानी पानी, वाटर भी जानो, आप भी जानो। तो ये हम जो अनुभव हैं इनको कैसे यूटिलाइज करें, इसके बारे में हम बच्चे, ज्यादातर भाषा के शिक्षक इस बात की जानकारी नहीं रखते। वो जाते जाते क्लास में व्याकरण पर फोकस करते हैं। और चामास्की नामक साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है, अगर भाषा सिखाना है तो कंप्रहेंशन पर फोकस करो, व्याकरण पर नहीं। आप अगर भाषा में किसी को मास्टरी देना चाहते हो, कराना चाहते हो, तो अभिव्यक्ति की आजादी दो। यहाँ मीडियम अंग्रेजी स्कूल क्या कर रहे हैं, फाइन लगा दे रहे हैं। कहां से भाषा का विकास होगा, जब तक कोई मातृभाषा बोलने में असफल होगा तब तक वो अन्य भाषाओं को भी बोलने में असफल रहेगा। यदि कोई अपनी मातृभाषा या अपनी भाषा नहीं बोल पाता तो वो और विदेशी अन्य भाषाओं पर वो कंफर्टेबल नहीं होगा। यदि कोई अपनी भाषा में फेल होता है तो अन्य भाषाओं में भी फेल होगा। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। बहुत आसान है। अर्जन क्या होता है, भाषा का अर्जन कैसे करोगे, स्वाभाविक करोगे। इलाहाबाद जाते हो ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हो और इलाहाबाद जाते हो, फिर आप कहते हो भैया हमें नेनुआ दे दो, हमें फुल्की खिला दो, का हो कैसन बा, बुकिया कैसे दियो। अब क्या है, अर्जन, स्वाभाविक। जहां रहोगे, हम तुमको अगर लैटिन में पढ़ाने लग जाएं तो कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा लैटिन आप जानोगे। स्वाभाविक, स्वाभाविक तो, और सीखा कैसे जाता है, प्रयासपूर्ण, प्रयासपूर्ण होता है सीखना, प्रयासपूर्ण होता है। अर्जन स्वाभाविक। भाषा लिखित, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचना है तो उपलब्ध परिवेश, जैसा बेहतर परिवेश मिलेगा अर्जन आप कर लोगे। अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है, इतना अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो भाषा सीखने सिखाने में हम सामाजिक अंतःक्रिया, जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे, जिनके पापा ऐसी पोस्ट पर होते हैं कि भारत भर में ट्रांसफर ट्रांसफर हो रहा है, कभी चंडीगढ़ है, कभी इधर पंजाब में है, कभी इधर दिल्ली में है, कभी मुंबई में है, कभी हरियाणा में है, तो वो बच्चे भाषा में कितना कंफर्टेबल होते हैं। वहां दूध वाले, सब्जी वाले अंकल जी से, टीचर जी से, सबसे बात करना ना, सोशल इंटरेक्शन करना है, सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो कई सारी भाषाएं बेहतर जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं 103, भाषा, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषाओं के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। अब भैया खाली ऐसे करोगे। मानक, मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड अंग्रेजी, हिंदी। बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें और बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का, बढ़ने का अवसर दे। चौथा ऑप्शन राइट होगा। किसी को दिक्कत आ रही है क्या किसी क्वेश्चन करने में, इतना एकदम हलुआ सवाल है, एकदम हम आंख बंद करके ठोकते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। किसी को जरा सा भी दिक्कत हो तो जरा कमेंट में लिखे कि भाई हमें तकलीफ हो रही है, हमें जुकाम और खांसी और तेज फीवर आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा हो तो बताओ, हम कुछ और कॉन्सेप्ट आपको बता दें। एकदम हलुआ है, चुटकियों में बस स्पून लगा हुआ उठाकर खाना है। कौन कहता है जो सीटेट टफ होता है, सीटेट टेट से भी सरल होता है। टेट में तो फैक्ट रटने पड़ते हैं, यहां तो कुछ रटने ही नहीं है। खाली हाथ पॉकेट में डाल के जाओ, 2.5 घंटे के पेपर में 2 घंटे में चिपका के आ जाओ, क्योंकि आधा घंटा हम गणित आती नहीं काहे खराब करेंगे, सी 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 रंग देंगे उसको, काहे की टेंशन लेनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, यानी सबसे कमजोर माना गया है भाषा के आकलन के मामले में, कमजोर माना गया है सवाल को। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी।
अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि वो कौन सी बात से घबराते। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा? तो ये तो बंद अंत वाला प्रश्न हो गया। हामिद ने चिमटा खरीदा। मुंशी प्रेमचंद की कितनी अच्छी कहानी है, बच्चे इतने ही स्मार्ट होते हैं। केशव सबसे क्या चाहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। सबसे कठिन काम यही है। सबसे कमजोर पूछा गया है ना, तो सबसे कमजोर क्या होगा बच्चों? देखो कोई दिक्कत है आपको? कमजोर वाला पूछा गया है। हम इसको इरेज करते हैं और नया वाला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या होगा सही? देखो क्वेश्चन क्या था, 104। हाँ, तो इसमें सबसे कमजोर पूछा गया था, तो कमजोर होगा ईदगाह में क्या खरीदा। कमजोर पूछा गया ना, इसलिए राइट ऑप्शन होगा चिमटा खरीदा। चिमटा, चिमटा खरीदा था अपनी, किसके लिए? दादी के लिए ना। हाँ, कहानी पढ़ी है, हमें बहुत दिन पढ़े हो गए। डैश डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य। भाषा का चाहे प्रकार्य हो चाहे कार्य हो, भाषा का सिर्फ एक कार्य है, स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। भाषा का सिर्फ एक कार्य है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण या कम्युनिकेशन, संप्रेषण या कम्युनिकेशन क्या है? भाषा का सिर्फ एक कार्य है, कम्युनिकेशन करना या संप्रेषण करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। संप्रेषण का तात्पर्य क्या होता है? संप्रेषण का मतलब किसी कोड को किसी मीडियम के द्वारा किसी रिसीवर तक पहुंचाना, डिकोड करके फीडबैक दे, क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो कुल मिलाकर के इतने सवाल थे जिनको हमने डिस्कस किया। किसी बच्चे को सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर अपना नाम लिखकर भेजेगा। फ्री नोट्स के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए। फ्री नोट्स और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर वो मैसेज या कॉल कर सकता है। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। कई सारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं जिन पर आपको समझ विकसित करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और सीखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।